नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने रूस के कजान पहुंचे पीएम मोदी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कजान में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बोले पीएम मोदी, हर समस्या का हल शांति से ही संभव। शांति को लेकर भारत हर संभव सहयोग करेगा। भारत और चीन के बीच सुलझा लद्दाख एलएसी विवाद। पेट्रोलिंग को लेकर हुआ समझौता। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, भारत चीन पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमति। एलएसी पर दोनों देश बहाल करेंगे 2020 की स्थिति। सैनिक पीछे हटेंगे, गलवान जैसा टकराव टलेगा। चीन से समझौते के बाद आर्मी चीफ बोले, भरोसा जमने में वक्त लगेगा। सीमा पर गश्त इसका जरिया, इसके बाद अगला स्टेप। एलएसी विवाद पर चीन बोला, समझौते के प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा चीन। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली गिरफ्तार, इनमें एक सैनिक। इन्होंने जिन जगहों की जानकारी भेजी वहां हिजबुल्लाह ने किए हमले। लेबनान में एक अस्पताल के नीचे बंकर में छिपा है अरबों का नकदी सोना। हिजबुल्लाह के खजाने पर इजराइल का बड़ा खुलासा। अब आज की बड़ी खबर। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी इलाके में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच रिश्ते खराब होते चले गए और ये इतने खराब हुए कि बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गए। 2020 में हुई झड़प पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच हुई सबसे भीषण सैन्य झड़प थी। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे और चीन के भी कई सैनिकों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद तनाव को कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई। कई दौर की बातचीत के बाद कोई नतीजा नहीं निकल पाया, लेकिन अब भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर 4 साल से जारी गतिरोध खत्म हो गया है। भारत के बाद चीन ने भी मंगलवार को इस बारे में आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि एलएसी पर सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर साझा सहमति बन गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि भारत और चीन दोनों देशों की सीमा से संबंधित मुद्दों पर राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए नजदीकी संपर्क में रहे हैं। अब दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर एक समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसकी चीन बहुत सराहना करता है। लिन जियान ने कहा कि चीन इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अगर कोई बात सामने आती है तो हम आपको इससे अवगत कराते रहेंगे। इससे पहले भारत ने सोमवार को ऐलान किया था कि भारतीय और चीनी वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि भारतीय और चीनी सैनिक एक बार फिर उसी तरह से गश्त शुरू कर सकेंगे जिस तरह वो सीमा पर टकराव शुरू होने से पहले किया करते थे, और चीन के साथ सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। भारत चीन मामलों के जानकार इसे एक अच्छी शुरुआत मान रहे हैं। ये पिछले कुछ महीनों में कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हुई बातचीत का ही नतीजा है कि तनाव कम करने पर एक समझौते की बात सामने आई है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिर्फ एक समझौते से दोनों देशों के बीच सारे तनाव खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, मगर रिश्तों के सामान्य होने की प्रक्रिया में ये एक पहला कदम माना जा सकता है। रूस के कजान शहर में इस हफ्ते ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने की संभावना है। उससे पहले इस समझौते को पूर्वी लद्दाख में 4 साल से ज्यादा समय से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस समझौते के बाद एलएसी के नज़दीक देपसांग और डेमचोक इलाकों में गश्त की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि दोनों इलाकों में कई मुद्दों को लेकर गतिरोध चला आ रहा था। पिछले कुछ सालों में कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद दोनों पक्ष टकराव वाले
कई बिंदुओं से पीछे हट गए थे। हालांकि बातचीत में देपसांग और डेमचोक में गतिरोध दूर नहीं किया जा सका था। भारत लगातार कहता आ रहा था कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल नहीं होती तब तक चीन के साथ उसके रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच पिछली बार अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुई ब्रिक्स की बैठक के दौरान मुलाकात हुई थी। उस दौरान कहा गया था कि दोनों देश आपसी रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच 3,488 किलोमीटर की साझा सीमा है, इसलिए वहां से सैनिकों को हटाना और तनाव कम करना दोनों ही देशों के हित में है। 2022 में भी G20 देशों के सम्मेलन में दोनों नेता पहुंचे थे, लेकिन तब उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। पिछले करीब 2 सालों में दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। चीन और पश्चिमी देशों के बीच रिश्ते पहले जैसे सहज नहीं रहे हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल के पीछे कुछ हद तक चीन के हालात भी जिम्मेदार हैं। चीन का अमेरिका के साथ रिश्ता बेहद खराब दौर से गुजर रहा है और अगले महीने अमेरिका में चुनाव भी हैं। चीन ये मान चुका है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, चाहे वो जो भी हो, उसके साथ रिश्तों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने की वजह से भी चीन और पश्चिमी देशों में टकराव बढ़ा है। ऐसा भी नहीं है कि ये घोषणा अचानक हुई है, इसके पहले बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन शायद इसकी घोषणा के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के मौके को चुना गया। भारत चीन के रिश्तों में भले ही तनाव चल रहा हो, लेकिन इसका असर व्यापार पर पड़ता नहीं दिखाई दिया। साल 2022 में दोनों देशों के बीच 135.98 अरब डॉलर के मुकाबले 2023 में 136 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का असर व्यापार पर भी पड़ेगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अब चीनी निवेश को लेकर भारत थोड़ा लचीलापन दिखा सकता है। फिलहाल चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर पश्चिमी देशों में काफ़ी विरोध है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्तों में कोई बदलाव आएगा। भारत अपने हितों के मुताबिक अपनी नीतियों का निर्धारण करता रहेगा। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, रूस, चीन और भारत अगर एक हो जाएं तो दुनिया के शक्ति समीकरण बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के रूस दौरे पर हैं, जहां कजान शहर में 16वां ब्रिक्स समिट हो रहा है। इस समिट में शिरकत के दौरान पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के लीडर शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। बीते कुछ सालों में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने वाले इस समूह की वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कई देश इस समूह में शामिल होना चाहते हैं। यही वजह है कि इस बार रूस में हो रहे इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। 1990 के दशक में भारत, रूस और चीन की पहल से शुरू हुए इस गठबंधन की औपचारिक स्थापना 16 जून 2009 को हुई। तब ब्रिक्स में सिर्फ भारत, रूस, चीन और ब्राजील ही शामिल थे और इसका नाम ब्रिक यानी BRIC था। लेकिन इसके अगले साल 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका भी इस समूह का हिस्सा बना तो ब्रिक्स नाम पड़ा। ब्रिक्स देशों की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की वजह से मौजूदा वैश्विक परिवेश में ब्रिक्स की अहमियत काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब इसका विस्तार किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से सऊदी अरब, अर्जेंटीना समेत 6 देशों को इस समूह में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। हालांकि बाद में अर्जेंटीना सरकार ने ब्रिक्स में शामिल होने का इरादा बदल दिया। वैश्विक और आर्थिक बदलावों के चलते तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया जैसे देशों ने भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। वहीं पाकिस्तान समेत दुनिया के और भी कई देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये संगठन कितना ताकतवर है। ब्रिक्स में शामिल 5 देश वैश्विक स्तर पर 40% आर्थिक हिस्सेदारी रखते हैं। इन देशों के पास सैन्य ताकत की अच्छी खासी मजबूती है। अगर इन देशों की परमाणु ताकत की बात करें तो इन 5 देशों के पास कुल मिलाकर 6,252 न्यूक्लियर बम मौजूद हैं, जबकि इस वक्त दुनिया में कुल 12,100 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 9,500 से ज्यादा परमाणु हथियार एक्टिवेट हैं।
ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा 5,580 परमाणु बम अकेले रूस के पास हैं। दूसरे नंबर पर चीन है जिसके पास 500 और भारत के पास 172 परमाणु बम हैं। यानी ये महज कुछ ही पलों में दुनिया के किसी भी हिस्से को नक्शे से मिटा सकते हैं। कुल परमाणु हथियारों में से 90% से ज्यादा अकेले अमेरिका और रूस के पास हैं। उसके बाद नंबर आता है चीन का, वहीं भारत इस मामले में 6ठे नंबर पर है। इस तरह से देखा जाए तो ब्रिक्स समूह के पास पूरी दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों का 51% हिस्सा है। ब्रिक्स में आक्रामक तरीके से हो रहे विस्तार को लेकर माना जा रहा है कि रूस और चीन ब्रिक्स के जरिए एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहते हैं जो अमेरिका के प्रभाव वाले नाटो और G7 को टक्कर दे सके। मौजूदा समय में ब्रिक्स EU को पछाड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन गया है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि ब्रिक्स बदलाव का प्रतीक है और ब्रिक्स का मकसद किसी को चुनौती देना नहीं है। भले ही इसमें पश्चिमी देश शामिल नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके विरोधी हैं। दुनिया की आर्थिक नीतियों से अमेरिका का प्रभाव कम करने के लिए भारत, रूस और चीन ने ब्रिक्स की पहल की थी। इसका सबसे अहम मकसद राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा है। यही वजह है कि इस वक्त ये संगठन दुनिया के कई देशों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। माना जाता है कि सऊदी अरब जैसा देश भी अमेरिका पर निर्भरता को कम करने के लिए इस संगठन का हिस्सा बना है। वहीं तुर्की भी आर्थिक संकट से उबरने के लिए ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। अगर तुर्की को ब्रिक्स में शामिल होने की मंजूरी मिलती है तो वो पहला ऐसा देश होगा जो नाटो और ब्रिक्स दोनों का सदस्य होगा। जितनी तेजी से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कई देश आवेदन कर रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये संगठन आसानी से G7 देशों को पछाड़ सकता है। पीएम मोदी बुधवार को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले अब तक ब्रिक्स की 15 बैठकें हो चुकी हैं। 2009 से ब्रिक्स समिट का आयोजन एक एक करके इसके सदस्य देश करते रहे हैं। इनमें से 3 बैठकें 2020, 2021 और 2022 ऑनलाइन हुई हैं। वहीं भारत को अब तक 3 बार ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की मेजबानी की है। इस बार रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा रूस के कजान में 2 दिन के ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्रिक्स की वजह से अमेरिका की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। दरअसल ब्रिक्स देशों की तरफ से तेल के कारोबार के लिए डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल करने के विकल्प पर जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसे लेकर चर्चा हो सकती है। अगर ब्रिक्स देश तेल व्यापार के लिए स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल का फैसला करते हैं तो इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के विकल्प पर कई देशों ने सहमति जताई है। रूस, जो कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से कई प्रतिबंधों को झेल रहा है, और चीन, जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश में जुटा है, दोनों देश इस विकल्प को लेकर काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने भी कहा था कि वो नई संभावनाओं पर बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर भंडार की हिस्सेदारी 14% से ज़्यादा घट चुकी है, और ऐसे समय में अगर ब्रिक्स देश डॉलर की बजाय स्थानीय करेंसी से व्यापार का फैसला लेते हैं तो इससे अमेरिका की टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।